नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और इस बीच महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के सैनिकों का यूक्रेन पर हमला जारी है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लगातार गोलीबारी की गई है। रूस के सैनिकों ने BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। वहीं ज़ैपोरिज़िया में भी मोर्टार से हमला करके यूक्रेन के कमांड पोस्ट तबाह कर दिए गए। इस दौरान मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से एक एक करके कई राउंड फायरिंग की गई, जिससे यूक्रेन के कई इलाके थर्रा गए। रूस के सैनिकों ने यह हमला BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया। ये महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। हमला बोलने से पहले रूस के सैनिक इस रॉकेट लॉन्चर को उस जगह पर ले जाते दिखे जहां से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर धावा बोलना था। सारी तैयारी होने के बाद लॉन्चर ने रॉकेट की बौछार कर दी। इस हमले के बाद यूक्रेन में भारी तबाही आई है। वहीं ज़ैपोरिज़िया में भी रूस के सैनिकों ने कोहराम मचाया, जिसका वीडियो सामने आया। सैनिक मार्टर से गोले दागते नजर आए। ज़ैपोरिज़िया में रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन के सैनिकों का कमांड पोस्ट बर्बाद हो गया। वहीं बड़ी खबर आ रही है क्राइमिया से, जहां सैनिकों के एक बैरक में भीषण आग लग गई, जिसमें कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। जिस बैरक में आग लगी वो नए भर्ती हुए सैनिकों का था और इस नए सैनिकों की क्राइमिया में ट्रेनिंग चल रही है। वहीं रूह कपा देने वाली ठंड को अब रूस अपना दूसरा घातक हथियार बना रहा है। रूस के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान जो है यूक्रेन के पावर सिस्टम को पहुंचा है, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 1 करोड़ लोग बिना बिजली के ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खून जमा देने वाली श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, यहां के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री वैद्य प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्रीपद नाइक जी, डॉक्टर महेंद्र भाई मुजफ्फरा जी, श्रीमान शेखर जी, अन्य महानुभाव, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान और विशेषज्ञगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं गोवा की खूबसूरत धरती पर वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए देश विदेश से एकत्रित हुए आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की सफलता के लिए मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू है। अब
अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृतकाल का एक बड़ा लक्ष्य है और आयुर्वेद इसके लिए एक मजबूत और प्रभावी माध्यम है। भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। हमने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसे ही विषयों पर आप सभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के इस आयोजन में चर्चा करेंगे, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए विमर्श करेंगे। मुझे खुशी है कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है, आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। साथियों, आज मुझे यहां पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय बनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज
जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल
अब अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। भाई और बहनों, आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर मैं आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके आपको बताना चाहूं तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी की बेहतर से बेहतर कार खरीदें, उस कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करवानी है, कैसे रखरखाव करना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर डीजल इंजन कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। इसी तरह आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करने चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कैसे खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सार्थक है, उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है। आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हर्ब्स की खेती हो, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन ने रूस पर हमला बोला है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को निशाना बनाया है। जानकारी मिल पा रही है कि डोनेट्स्क में यूक्रेन ने यह हमला किया है।
यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये जंग इतने दिन तक टिकेगी। यूक्रेन को छोटा समझने की भूल का खामियाजा पुतिन को ऐसे भुगतना पड़ा है कि वो हजारों सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में युद्ध के साजो सामान भी खो चुके हैं। साथ ही यूक्रेन पर कब्जा किए हुए इलाके भी हाथ से निकल चुके हैं। हालात तो ऐसे बन गए कि पुतिन को खुद ही हमले का खौफ सताने लगा है, क्योंकि अब उनके घर में घुसकर हमला होने लगा है। बीते दिनों रूस के अहम एयर बेस पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद रूस की सेना के बड़े अफसर डरे हुए हैं, क्योंकि जिस ड्रोन से हमले हुए उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। और खास बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें पकड़ नहीं पाए। रूस पर होने वाला है बड़ा हमला। पुतिन के ठिकानों पर बरसेगा बारूद। अब पलटवार नहीं, वार करेंगे ज़ेलेंस्की। युद्ध में अब तक वार पलटवार करने वाले ज़ेलेंस्की सीधे जंग लड़ने को बेताब है। अब वो पुतिन के हमलों का जवाब नहीं, बल्कि रूस पर सीधा हमला करने की प्लानिंग में है। इसके लिए ज़ेलेंस्की की तरफ से तैयारी भी बड़ी की गई। बीते दिनों में यूक्रेन में ऐसे ऐसे ड्रोन विकसित किए गए हैं जिनकी जद में रूस के कई इलाके शामिल हैं। यानी इस ड्रोन की वजह से ज़ेलेंस्की रूस के अंदर तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। खबर है कि यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। इसके साथ यूक्रेन ने 75 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम मशीन का परीक्षण पहले ही कर लिया है। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने ANPK-1 ऑलिथिया ड्रोन को विकसित किया है, जो मानव रहित ड्रोन है, जिसकी वन वे रेंज 1000 किलोमीटर है। यूक्रेन में एक और हमलावर ड्रोन को विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम सोकिल 300 है। इसकी रेंज 3300 किलोमीटर है और ईरानी ड्रोन की तरह वार करने में भी सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया। इस दौरान यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। रूस ने हमले का ये वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ तरीके से तबाही नजर आ रही है। और ज़ेलेंस्की के सामने इस समय ड्रोन के प्रोडक्शन की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि यूक्रेन में कई अहम ठिकाने रूस के हमलों के बाद बर्बाद हो चुके हैं। अगर ज़ेलेंस्की ड्रोन का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने लगे तो रूस को उस पर विजय पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर यूक्रेन इन ड्रोन का प्रोडक्शन तेज कर दे तो युद्ध में नई पटकथा लिखी जाएगी। वहीं जिस तरह से यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखकर आशंका यही है कि रूस से यूक्रेन की सीधी टक्कर हो जाएगी। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन हमले कर सकता है, क्योंकि बीते दिनों रूस के 2 मिलिट्री बेस पर हमले हो चुके हैं, जो कीव से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर थे। दावा यह भी किया गया कि इस हमले में रूस की बॉम्बर फ्लीट को भी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के बाद रूस का कहना है कि यूक्रेन ने सोवियत काल में बने ड्रोन से ये हमले किए हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से अभी इस हमले को स्वीकार नहीं किया गया है। Декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгель Саратовской области. वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन घातक ड्रोन बना रहा है तो उससे उसकी ताकत मजबूत हो रही है। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के उस ईरानी ड्रोन को भी मार गिराने में कामयाबी पाली है, जिससे पुतिन के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रही थी। यानी धीरे धीरे ज़ेलेंस्की की सेना मजबूत हो रही है। ऊपर से उसे अमेरिका समेत नेटो देशों से पूरी मदद भी मिल रही है, जिसके बाद वो रूस से लोहा लेने में सक्षम हो चुका है। वहीं अगर रूस पर हमला हुआ तो पुतिन भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस पर हमले हुए तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल दागने से गुरेज नहीं करेंगे, वो परमाणु हमले भी कर सकते हैं।
यानी युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जिसके बाद विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। और यूक्रेन को अपने बारूदी गोदाम को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अब अमेरिका भी लगातार हमले तेज करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका अब उसे MQ-9 रीपर ड्रोन देने से कतरा रहा है। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि पश्चिमी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का रक्षा विभाग यूक्रेन को देने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन की खेप को फिलहाल उसने रोक दिया है, जो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की दोनों की टेंशन बढ़ा सकती है। महायुद्ध में अमेरिका के हथियार यूक्रेन के लिए कवच बने हुए हैं। यूक्रेन के आसमान में उठने वाले हर बारूद को सुपर पावर के हथियार नेस्तनाबूद कर देते हैं, हर मिसाइल की गरज को शांत कर देते हैं, ड्रोन के डर को आसमान तक ही सीमित कर देते हैं। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की और यूक्रेन की सेना मैदान में दम भर कर लड़ी। लेकिन अब अमेरिका अपने घातक हथियारों को अपने ही गोदाम तक सीमित रखना चाहता है। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने MQ-9 रीपर को यूक्रेन भेजने की योजना पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि इससे रीपर जैसे घातक ड्रोन की खुफिया जानकारी दुश्मन देशों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसलिए पेंटागन ने अभी इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने इस साल मार्च में यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की नाराजगी के बाद फिलहाल सप्लाई टालने का फैसला लिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या आखिर यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने से क्यों कतरा रहा है अमेरिका? क्या अमेरिका को सिर्फ तकनीक लीक होने का डर है या रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से अमेरिका डरा है? जंग में यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 को अपना सबसे घातक हथियार बनाया हुआ है, जो यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को अपने बारूद से तबाह कर रहा है। अमेरिका इस ड्रोन को लेकर कई बार चिंता भी जाहिर कर चुका है। Continues to become clear that Iran has become Russia's top military backer, and you've seen us speak to this over the course of the past few months. But since August, Iran has transferred several hundred UAVs to Russia, and Russia has been using these UAVs to attack Ukraine's critical infrastructure and kill Ukrainian civilians. And Russia has been using Iranian UAVs to strike Ukraine's energy infrastructure, depriving millions of Ukrainians of light, heat, and critical services. पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर ने देखा है कि जंग में ईरान रूस का सैन्य समर्थक बन चुका है। अगस्त के बाद ईरान से रूस को कई सौ घातक ड्रोन की सप्लाई की गई है, जिनकी मदद से रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यूक्रेन के लोगों को मारा गया। रूस के ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल से पावर सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के लाखों लोग इस वक्त बिजली से वंचित हैं। अमेरिका के ये रीपर ड्रोन काफी ज्यादा घातक है। इसे हंटर किलर भी कहा जाता है और अगर इस ड्रोन से रूस पर हमला हुआ तो रूस के सैनिक पस्त नजर आएंगे। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन दुनिया में सबसे घातक फाइटर ड्रोन माने जाते हैं। इन ड्रोन को हंटर किलर का नाम दिया गया है। जेलेंस्की जानते हैं कि अगर कुख्यात रीपर ड्रोन से रूस पर हमला बोला तो युद्ध
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। MQ-9 रीपर 27 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 444.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही नहीं, ये ड्रोन एक साथ 12 मूविंग टारगेट्स को ट्रैक करता है। ये ड्रोन AGM-114 हेलफायर मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम से हमला करता है। ये ड्रोन सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वीडियो कैमरा और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से लैस है। MQ-9 रीपर रियल टाइम में पूरी दुनिया में कहीं भी डेटा भेजने में सक्षम है। अमेरिका के ड्रोन बेड़े में MQ-9 विनाशकारी हैं और फ्रंट फुट पर दुश्मन से लड़ता है। सुपर पावर के आसमानी शिकारी से जेलेंस्की जंग में रूस पर कहर बरपाने का सपना देख रहे थे, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल के लिए अपने बारूदी गोदाम के इस किलर वेपन को देने से इनकार कर दिया है, जो जेलेंस्की के लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश की मेरठ से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। दरअसल मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश दादी और पोती से सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। मेरठ के लालकुर्ती इलाके में एक लड़की 2 बदमाशों से अकेले भिड़ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उसमें एक लड़की के साथ महिला जाती दिखाई दी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर बदमाश आए और इससे पहले कि महिला को समझ पाती, मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बदमाश ने महिला से गहने छीन लिए। महिला के साथ मौजूद लड़की ने बहादुरी दिखाई और बदमाशों को मोटरसाइकिल से सड़क पर गिरा दिया। यही नहीं, उस लड़की ने उनसे गहने वापस लेने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाश किसी तरह खुद को बचाकर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। इस बीच जैसे ही दोनों बदमाशों की सूचना मिली, वहां पुलिस की टीम पहुंच गई। बदमाशों ने अपने बचाव में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान वो पुलिस की गोली का शिकार हो गए। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ, जब जयमाला के समय फोटो खींचने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सीतामढ़ी में एक शादी समारोह की चर्चा चारों तरफ हो रही है। वहां जयमाला के दौरान 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। जिस वक्त दूल्हा और दुल्हन मंच पर एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे, उसी वक्त फोटो खींचने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के लोगों में विवाद हो गया और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद गुस्से में दूल्हा बारात लेकर वापस चला गया। फिर दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराई। इसके बाद मंदिर में सादगी से शादी की रस्मों को पूरा किया गया। इधर फिलिस्तीन के गाजा शहर में मोरक्को फुटबॉल टीम की जीत पर जश्न मनाया गया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच में मोरक्को की टीम ने पुर्तगाल जैसी शानदार टीम को हरा दिया। गाजा में मोरक्को फुटबॉल टीम की जीत के बाद कई लोग नाचते गाते दिखे। वहीं फिलिस्तीन के नागरिकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। बता दें कि फिलिस्तीन के लोग वर्ल्ड कप में मोरक्को को सपोर्ट कर रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इतिहास में ये पहला मौका है जब मोरक्को ने पुर्तगाल के खिलाफ शानदार जीत हासिल की और बड़ा उलटफेर कर दिया। यही नहीं, पुर्तगाल को 1-0 से हराते हुए मोरक्को ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। विश्व कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई अफ्रीकी देश सेमीफाइनल में पहुंचा है। ऐसे में फिलिस्तीन के लोग काफी खुश दिखे और हाथ में मोरक्को का झंडा लिए जश्न मनाया।
क्या गुजरात के रिजल्ट में कोई बड़ा संदेशा छुपा हुआ है? आज ये देश है हमारा इसी कटुता, घृणा, अवमानना, रावण, औकात सब कुछ बोला। अब जनता ने दिखा दिया किसकी क्या औकात थी। नफरत की राजनीति करने वाले कब तक इस पौधे को और पानी देते रहेंगे? काय बात का जश्न बन रहा है कि हिमाचल चलेगा इस बात का या दिल्ली चलेगा इस बात का? ये जो यात्रा है इसको भी अनवरत 20 साल तक चलनी थी। 22 साल बाद भी एक नेता का इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ इम्पैक्ट है। 3 जगहों पे इनकी सरकार थी, 2 जगहों पे हार गए, लेकिन जीत के जश्न में उसको ढक दिया इन्होंने। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक हो आपको। अरे वो ऐसी खूबसूरती दिखेगी 24 आने से पहले।